हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत 70वें दशक से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं यूएस के डिफेंस एजेंसी ने जितने भी साइकिक लोग रहते हैं उनके ऊपर उनकी परमिशन लेके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। और इन एक्सपेरिमेंट के कारण साइकिक लोगों में पावर आती है, एक ऐसी पावर जो लोगों का माइंड रीड कर सकती थी, यानी लोगों के अलग अलग यादों में जाकर उस समय क्या हुआ था ये भी साइकिक लोग देख सकते थे। ऐसे साइकिक लोगों को व्यूअर कहा जाता था और व्यूअर के मदद से क्रिमिनल के यादों में जाकर उनके क्राइम्स को भी देख सकते थे और इसका डॉक्यूमेंट बना के कोर्ट में एज ए सबूत की तरह यूज किया जाता था। इसके परिणाम ये होता है कि काफी सारे केसेस बहुत जल्दी सॉल्व होने लगते हैं, लेकिन कोर्ट में इन सबूतों को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। व्यूअर की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिसका नाम था माइंडस्केप और उसका ओनर सेबेस्टियन था। उनमें से ही जॉन एक ऐसा व्यूअर होता है जिसने बहुत से केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन उसकी पत्नी 2 साल पहले गुजर गई होती है और उस वक्त के बाद जॉन को एक केस के दौरान हार्ट अटैक भी आया था और इसी के कारण उसने अपने काम को कुछ सालों से बंद कर दिया था। अब पैसे ना होने के कारण उसे अपना बीच हाउस बेचने की भी नौबत आ जाती है, इसीलिए वो वापस अपना माइंडस्केप में जॉब करने का डिसाइड करता है। सेबेस्टियन उसे एक लड़की का केस देता है। लड़की का नाम एना था जो कि एक टीनेजर होती है और सेबेस्टियन ने खुद इस लड़की को ट्रीट किया होता है जब वो 4 से 5 साल की थी तब, लेकिन अभी वो बड़ी हो चुकी थी और 17 साल की थी। उसका प्रॉब्लम ये था कि वो काफी अजीब सा बर्ताव कर रही थी और यहाँ पे जॉन का काम ये था कि उस प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करना ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर पाए, यानी ये एक थेरेपी सेशन की तरह ही होता था। फिर जॉन उसके घर जाता है और एना से बातचीत करने के बाद वो उसके यादों में चला जाता है। सबसे पहले वो स्कूल की याद में चला जाता है जहाँ पे उसे कुछ भी अजीब होते हुए नहीं दिखाई देता। अब स्कूल की यादों में वो काफी ढूंढने की कोशिश करता है कि कुछ बात हुई थी क्या या कोई ट्रॉमा था। अब पहला सेशन होने के बाद जॉन जाने लगता है। तभी जॉन की मुलाकात जूडिथ से होती है जो कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर थी। दरअसल यहाँ पे एना का बिहेवियर बहुत ही अजीब रहता है, उसे क्या चाहिए रहता है कुछ भी नहीं पता, इसीलिए पूरे घर में कैमरास लगे हुए थे। एना के कमरे में जो कैमरे लगे हुए थे उनको मॉनिटर करना जूडिथ का काम होता है। जूडिथ और जॉन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वहीं पे कनेक्ट होते हैं। जॉन फिर उसे डेट के लिए पूछता है और दोनों भी 2 दिन के बाद डेट के लिए निकल जाते हैं। अब इनका डिनर होने के बाद जॉन जूडिथ को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे एक हल्का सा साया दिखाई देता है। वो देखने जाता है तो वो एना थी, जिसे देख वो काफी हैरान होता है क्योंकि वैसे तो एना को घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। अब अगला दिन आता है। जूडिथ हर रोज की तरह एना के कमरे को मॉनिटर करने का काम कर रही थी और जब वो सीढ़ियों से जा रही थी तब अचानक से उसे कोई सीढ़ियों से ढकेल देता है। यहाँ पे सब लोग एना को ही ब्लेम करते हैं क्योंकि एना ने अतीत में ऐसी ही काफी सारी चीजें की होती हैं और घर के हेल्पर्स को चोट पहुंचाई थी। अब जॉन जब थेरेपी के लिए आता है तब वो एना से सवाल करने लगता है जूडिथ के एक्सीडेंट के ऊपर। तो एना जॉन को बताती है कि ये सब कुछ उसके सौतेले पिता कर रहे हैं ताकि वो मुझे पागल साबित करे और मेरी माँ ये सारी जायदाद उसके हवाले करे। इसके कारण जॉन को भी उसके सौतेले पिता पर शक होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था जब से उसने ये जॉब लिया है कोई एक आदमी उसे हमेशा फॉलो कर रहा है। जॉन को यही लगता है कि एना के सौतेले पिता ने जॉन पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव हायर किया है। अब इनका थेरेपी सेशन चल रहा था कि तभी एना का बिहेवियर में काफी चेंजेस होते हैं। वो जॉन के साथ मानो फ्लर्ट करने लगती है, उससे उसके लाइफ के बारे में पूछने लगती है। वो जॉन को पसंद करने लगी थी और एक दिन वो उसका एक पोर्ट्रेट भी बनाती है और जॉन को बताती है कि इस पूरे दुनिया में बस तुम ही मेरा एक सेफ प्लेस हो, तुम्हारे साथ ही मैं बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। यहाँ पे शुरू से ही एना का किरदार बहुत ही अजीब तरह से दिखाया है। बचपन में ही उसे अलग अलग डॉक्टर्स या साइकाइट्रिस्ट का एक्सपीरियंस रहता है। एना को साइकाइट्रिस्ट के हर एक टेक्निक के बारे में भी पता रहता है, इसीलिए साइकाइट्रिस्ट को जैसा आंसर एक्सपेक्टेड था वो वैसा ही आंसर देती थी और धीरे धीरे जॉन उसकी बातों में मानो फंसते जा रहा था। अब एना जॉन को बताती है कि स्कूल में उसकी एक दोस्त रहती है जिसका नाम मेगन था। अब एक सेशन के दौरान जॉन एना के एक मेमोरी में चला जाता है जहाँ पे एना का इंटरेक्शन उसके फोटोग्राफी के टीचर के साथ हो रहा था और उस फोटोग्राफर टीचर ने उसके कुछ वैसे भी फोटो लिए थे। इस याद में जॉन देखता है कि एक लाइट रूम में एना बाकी स्टूडेंट के साथ तस्वीरें डेवलप कर रही है और वो टीचर आके उसे अजीब तरीके से टच करने लगता है। अब जॉन इस याद में होता है तभी अचानक से कुछ हो जाता है जिसके कारण एना की जो ये याद है वो धुंधली होने लगती है, यानी ब्लर होने लगती है उसके सामने से और अचानक से जॉन इस
यादों से निकलकर अपने यादों में चला जाता है जब उसकी पत्नी गुजर गई थी, और वो अचानक से ही बेहोश हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद उसे होश आता है, तब वो देखता है कि एना अपने ही रूम में कहीं दूसरी जगह थी और ड्राइंग निकाल रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जॉन काफी हैरान होता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। वो थोड़े समय पहले एना के याद में था। जॉन के साथ ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि कोई भी पेशेंट खुद ही अपने यादों से बाहर आ जाए, लेकिन यहाँ पे एना ना कि सिर्फ अपनी याद से खुद ब खुद बाहर आई थी और वो जॉन को भी गुमराह कर रही थी। यानी यहाँ पे पता चलता है कि एना जॉन को अपनी खुद की यादें बदल कर भी दिखा सकती है। यानी एना के पास जॉन से ज्यादा पावर रहती है और उसी के साथ वो जॉन को मैनिपुलेट कर रही थी। यहाँ पे जॉन उस फोटोग्राफर के टीचर के बारे में कुछ जानकारी निकालता है और उसे पता चलता है कि उस टीचर को जेल हुई थी अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए। और जॉन जब पूछताछ करने के लिए जेल जाता है तो वो फोटोग्राफर कहता है कि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया था, इनफैक्ट एना झूठी लड़की है, वही मुझे बार बार उकसाती थी और उसी के कहने पर मुझे सजा हुई है। अब यहाँ पे जॉन को भी धीरे धीरे समझ में आने लगता है। फिर जॉन एक दूसरे याद में चला जाता है जब 3 लड़कियों के साथ एना की दोस्ती हो रही थी। एना के स्कूल में 3 लड़कियां किसी को सता रही होती है, तभी पीछे से एक कार पास होती है। फिर ये 3 लड़कियां प्रिंसिपल के ऑफिस से कुछ चीजें चुराती हैं और ये सब कुछ एना देख लेती है। थोड़ी देर में प्रिंसिपल रूम से एक टीचर आती है और एना से पूछताछ करने लगती है, लेकिन एना कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, और वो लड़कियां वहीं पे खड़ी होती हैं। जॉन जब इस याद से बाहर आता है वो उसके स्कूल के आसपास देखने लगता है। जब यहाँ पे 3 लड़कियां थी तो उसे पता चलता है जो गाड़ी उन यादों में पास हुई थी वो दरअसल काफी समय से बंद पड़ी है। यानी इस याद को भी एना ने मैनिपुलेट किया है और जैसे जॉन देखना चाहता था वैसे उसे दिखाया है। अब अगले दिन स्कूल में वो तीनों लड़कियां देखती कि कैसे एना ने उन्हें बचाया था, इसीलिए वो एना से माफी मांगती है और बताती है कि कल उनके यहाँ पे एक टी पार्टी है, उसमें एना को भी आना पड़ेगा। अब एना खुश होती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उस टी पार्टी के दौरान पता चलता है ये तीनों भी लड़कियां अचानक से खांसने लगती है और वो मारी जाती है। यानी इन लड़कियों को किसी ने पॉइजन किया था। जॉन उस मेमोरी से बाहर आता है, वो काफी ज्यादा टेंस था और एना को सीधा पूछ देता है कि तुमने उन तीनों लड़कियों को जहर क्यों दिया। एना साफ साफ मना कर देती है, उल्टा उसी पर भड़कती है कि तुम मेरे थेरेपिस्ट हो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए, मैं अपना पूरा दिमाग तुम्हारे सामने ओपन कर रही हूँ और तुम मुझे पे शक कर रहे हो। फिर एना कहती है कि इन तीनों लड़कियों को जरूर मेगन ने जहर दिया होगा क्योंकि वो इन तीनों लड़कियों को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जॉन ने ऑलरेडी मेगन के बारे में पूछताछ की थी। अब यहाँ पे जॉन बताता है कि तुम्हारे स्कूल में मेगन नाम की कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन फिर एना खुद का और मेगन का फोटो दिखाती है जिससे जॉन खुद भी कंफ्यूज होने लगता है। आगे एना बताती है कि ये जहर का इंसिडेंट होने के बाद 2 महीने में ही वो स्कूल छोड़ के चली गई थी, इसीलिए तुम्हें उसके रिकॉर्ड्स नहीं मिले होंगे। यहाँ पे एना को मेंटल इंस्टीट्यूशन में डालने का फैसला किया होता है उसके पिता ने उस जूडिथ के इंसिडेंट के बाद, और 1 हफ्ते के बाद एना को वहाँ जाना था। लास्ट के आखिरी कुछ सेशन बचे होते हैं। ऐसे ही एक सेशन के दौरान जानबूझ के जॉन एना से पूछता है कि तुम्हें कौन सी याद दिखानी है, तब वो कहती है कि मुझे बचपन की एक याद दिखानी है और वो जॉन को उस याद में लेके जाती है जब सेबास्टियन उसे ट्रीट करता था और जब वो 4-5 साल की थी। लेकिन इस याद में जॉन देखता है कि सेबास्टियन उस छोटी बच्ची के ऊपर जबरदस्ती करता है। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और जब दोनों भी इस याद से बाहर आते हैं तब एना अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे जॉन को लगता है कि इसी कारण से एना पूरी तरीके से बदल गई थी। यहाँ पे जॉन एना को बताता है कि तुम बिल्कुल भी ठीक हो जाओगी, मुझे अब तुम्हारे प्रॉब्लम का रूट कॉज समझ आ गया है, तुम्हें कुछ दिन के लिए मेडिसिन लेनी होगी, तुम्हें मेंटल इंस्टीट्यूट भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के एना बहुत ही इमोशनल होती है और उसे धन्यवाद करती है और वो उसके पेरेंट्स को बताता है कि जब वो छोटी थी तब उसके साथ एक हादसा हुआ था। अब वो हादसा क्या था वो बताता नहीं है और उसी हादसे की वजह से वो अलग बिहेव करने लगी थी, वो लोगों के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी, उसे इंस्टीट्यूट भेजने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं। इसके बाद जॉन सेबास्टियन से मिलता है ऑफिस में और उसे काफी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन सेबास्टियन इन आरोपों को मना कर देता है, लेकिन जॉन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वहाँ से वो अपने घर चला जाता है। अपने घर आने के बाद वो एना की फाइल देख रहा होता है जिसमें स्कूल के सारे रिपोर्ट्स होते
होते हैं। वो उसके स्कूल के लीगल रिपोर्ट्स निकालता है और उसमें सभी बच्चों के रिकॉर्ड्स चेक करता है जिन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया था, लेकिन उसमें उसे एना की फ्रेंड मेगन की एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलती। लेकिन तभी सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चेक करने के बाद उसे पता चलता है मेगन नाम की लड़की तो थी, लेकिन उसका सरनेम कुछ और था, और जो सरनेम एना ने बताया था उस सरनेम के आगे किसी और लड़की का नाम था। उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह उसे याद आता है कि उसके पास एना की एक पेन ड्राइव है। वो उस पेन ड्राइव को ओपन करता है, उसमें एक प्राइवेट नाम का फोल्डर था, उसमें बहुत सारी लड़कियों की अजीब अजीब फोटोज होती है। यहाँ पे जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। उतने में ही जॉन को एना का कॉल आता है जिसमें वो डरते हुए कहती है कि घर में कोई भी मेड या उसके माता पिता नहीं है और कोई तो घर में घुस आया है, उसे मारने की कोशिश कर रहा है। उसे सिर्फ जॉन का ही नाम याद आ गया, इसीलिए उसने उसे कॉल किया है। अब जॉन भागा दौड़ी में उसके घर में चला जाता है और वो घर के सिक्योरिटी रूम में आता है और देखता है कि किसी ने एना के माता पिता का खून कर दिया है, और वो ये सब कुछ देख के काफी डिस्टर्ब होता है और पुलिस को कॉल करता है। लेकिन पुलिस बताती है कि उन्हें पहले ही एक कॉल आ चुका है और वो जल्द ही वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिर उसे एना दिखाई देती है, वो जंगल की तरफ भाग रही होती है। वो देख के जॉन भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जब जॉन उसे मिलता है तब वो उसे गले लगाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, और अपने सारे हाथ उसके हाथ पर लगा के वहाँ से भाग जाती है। दरअसल उसके हाथ में खून रहता है, वो अब जॉन के हाथ में लग गया था। वो खून दरअसल उसके पेरेंट्स का खून था। उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आती है और जॉन को एना और उसके माता पिता के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि उसके हाथ में खून लगा हुआ था। यही एज अ प्रूफ यूज किया जाता है और अब इस चीज के लिए उसे सजा भी होती है। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि जितनी भी यादें एना ने उसे दिखाई थी वो सारी झूठ थी। इनफैक्ट सेबास्टियन की याद भी झूठ थी। सेबास्टियन ने उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं की होती। दरअसल यहाँ पे एना काफी अजीब लड़की होती है। उसे दरअसल अपने माता पिता के जाल से भागना था। अगर वो ऐसे ही भाग जाती तो उसके माता पिता उसे ढूंढने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते और उसे वापस घर आना पड़ता। इसीलिए वो अपने माता पिता का खून कर देती है। उसका इल्जाम वो जॉन पर लगाती है। सिंस यहाँ पे जॉन की वाइफ भी मरी थी, वो खुद एक डिप्रेस समय से गुजर रहा था और इसी कारण से एना उसे इजीली मैनिपुलेट कर पाती है। जब एना छोटी थी तब उसके ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई थी और एना ने ही अपने अलग अलग फोटोग्राफ लेकर टीचर को जबरदस्ती अरेस्ट करवाया था और उसी ने अपने स्कूलमेट्स लड़कियों को भी जहर दिया था। दरअसल वो साइकोपैथ रहती है। ये सारा गेम प्लान उसका रहता है ताकि वो अपने माता पिता से आजाद हो सके। और यहाँ पे जॉन को समझ आता है कि जिस समय उसने एना के ऊपर भरोसा किया उसी समय वो उसके जाल में फंस गया था। और एक दिन जॉन जब जेल में होता है तब वो फाइनली उस इंसान को देखता है जो अक्सर जॉन का पीछा कर रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि जॉन की तरह ही एक माइंड डिटेक्टिव था। जॉन के अरेस्ट होने के बाद सेबास्टियन ने उसका केस लिया था और उस आदमी को हायर किया था क्योंकि सेबास्टियन को देखना था कि आखिरकार सच क्या था, और इसीलिए उसने अपने एक आदमी को ये केस सौंपा था। और अभी हमने जो सारी मूवी देखी थी वो दरअसल जॉन की एना को मिलने की याद थी। उसका भी एक थेरेपी सेशन चल रहा था और इसी कारण से उसके यादों में बार बार हमें वो आदमी दिखाई दे रहा था क्योंकि वो खुद जॉन की यादों को फॉलो कर रहा था। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन में चल रहा था। अब पूरी याद देखने के बाद पता चलता है कि एना ने खुद के ही माता पिता को मारा है और जॉन को उसमें फंसाया है, लेकिन एना जिंदा है ये प्रूव करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। इसी कारण से जॉन अभी भी जेल में ही रहता है। कुछ हफ्तों के बाद हम फाइनली एना को देखते हैं। यहाँ पे वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिसमें जॉन की खबर रहती है। अब उसे जॉन को जेल से छुड़वाना था, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में दो चीजें भेजती है, एक तो रोज और दूसरा खुद का एक फोटो जिसमें उसने लेटेस्ट न्यूज़पेपर पकड़ा हुआ था जिसमें डेट भी मेंशन थी, जिससे ये साबित हो रहा था कि वो जिंदा है। इसके कारण जॉन जेल से छूट जाता है। अब कुछ समय के बाद वो अपने बीच हाउस वापस चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक फैमिली ने उसका घर ले लिया था, जिन्हें देख वो खुश होता है, यानी वो भी अपने पुरानी यादों से बाहर निकल आता है। फिर जूडिथ के पास जाता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। तो दोस्तों इस मूवी में दरअसल एना जॉन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। शायद वो भी खुद एक व्यूअर थी, यानी लोगों के माइंड में जा सकती थी, लेकिन पूरे मूवी में ये बात छुपाई गई थी ताकि जॉन को वो गुमराह कर सके। बाय बाय।